नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मैं हूं रवि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि मानव हृदय के बारे में। तो गाइज, आप हेडिंग लगा लीजिए, मानव हृदय की कार्य प्रणाली। मानव हृदय की कार्य प्रणाली। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। गाइज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव हृदय से साथियों आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन साथियों जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, देखिए, मानव हृदय। देखिए, आपके हृदय से जो पहला क्वेश्चन बनता है साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो ये बनता है कि हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज, उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। आपके हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। गाइस, जो कार्डियो शब्द है ये भैया आपके हृदय के लिए उपयोग में लिया जाता है। बात क्लियर है। और देखिए, जैसे कि आपके ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। ठीक उसी प्रकार साथियों आपके लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीपेटोलॉजी। ठीक उसी प्रकार साथियों आपका हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी साथियों याद रखना एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हृदय के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन किया जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। आपका जो हृदय है इस हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो गाइज याद रखना, कार्डियोलॉजिस्ट, या विशेषज्ञ भी कह सकते हो कि भैया हृदय का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हो? तो याद रखना साथियों, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो दो चीजें आपको समझ में, अध्ययन कार्डियोलॉजी और साथियों डॉक्टर या विशेषज्ञ आप कह सकते हो जिसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं साथियों कि आपके हृदय का भार कितना होता है, वेट कितना होता है, भार कितना होता है। साथियों मैं आपको बता दूं, आपके हृदय का जो औसतन भार होता है साथियों वो होता है भैया 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। आपके हृदय का जो औसतन भार होता है साथियों वो होता है भैया 300 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? और देखिए भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वयस्क पुरुष है या एक वयस्क व्यक्ति है साथियों, उसके हृदय का भार कितना है, तो याद रखना साथियों, अगर पुरुष के बारे में पूछा जाए, मेल के बारे में पूछा जाए साथियों, तो आप लगा सकते हो 270 से या फिर 280 से लेकर के 300 ग्राम। और साथियों अगर एक महिला के बारे में पूछा जाए, साथियों आप सभी को पता है कि जो महिला के अंगों का भार जो होता है साथियों पुरुष के अंगों से थोड़ा कम होता है, क्योंकि साथियों नेचुरली जो पुरुष का भार होता है उससे महिला का भार कम होता है। बस यही रीजन है साथियों। तो महिला के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो 250 से लेकर के 280 ग्राम होता है। और औसतन तो साथियों मैंने आपको बता दिया 300 ग्राम होता है। ऐसा बच्चा साथियों जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसे कहा जाता है साथियों नवजात शिशु। नवजात शिशु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशु के शरीर में
हृदय का भार कितना होता है? तो याद रखना साथियों, सिर्फ 20 से 25 ग्राम का होता है। ऐसा बच्चा साथियों जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसके हृदय का भार कितना होगा? 20 से 25 ग्राम का होगा। बोलो, क्या ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते पढ़ते जाइए साथियों, एक एक चीज आपको याद होगी, ये मेरी गारंटी है। और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से, ये भी मेरी गारंटी है। इतनी बात याद हुई? ओके। और देखिए, याद रखना साथियों, हमारा जो जीभ है ये एक मांसपेशीय अंग है। ठीक इसी तरीके से साथियों आपका जो हृदय है, हृदय भी एक मांसपेशीय अंग है। यानी कि पूरा का पूरा हृदय साथियों किससे बना हुआ है? साथियों मांसपेशियों से बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं साथियों कि हृदय एक मांसपेशीय अंग है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब ये बताओ मुझे कि संसार में सबसे बड़ा हृदय किसका है? कमेंट बॉक्स में बताओ साथियों। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि संसार में सबसे बड़ा हृदय किसका है भैया? तो याद रखना, व्हेल मछली का है। कितना बड़ा होता है? 300 से 350 केजी का होता है। ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा हृदय किसका है? तो व्हेल मछली का है। कितना है? 300 से 350 केजी है। बात क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अध्ययन कार्डियोलॉजी, डॉक्टर या विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट, औसतन भार कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है साथियों। अगर आपसे एक पुरुष का भार पूछा जाए तो 270 या 280 से लेकर के 300 ग्राम हम बता सकते हैं। महिला का पूछा जाए तो 250 से लेकर के 280 ग्राम बता सकते हैं। नवजात शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसका औसतन भार होता है साथियों 20 से 25 ग्राम। और जैसे आपकी जीभ एक मांसपेशीय अंग है साथियों, ठीक उसी प्रकार आपका हृदय भी एक मांसपेशीय अंग है। और संसार में साथियों सबसे बड़ा हृदय है वो भैया व्हेल मछली का है और भार होता है 300 से 350 केजी का। बात क्लियर है? मिटा दूं? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों मुझे ये बताओ कि आपका जो हृदय है साथियों ये कहां पर उपस्थित होता है? भैया इसकी लोकेशन क्या है आपके हृदय की? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं भैया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज याद रखना, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता साथियों, वो कंटेंट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता हूं। चले भी आगे। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे साथियों कि हमारा हृदय की लोकेशन क्या है। आपका जो हृदय होता है साथियों वो आपकी चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी में कहां पे होता है? चेस्ट कैविटी में। हिंदी में कहते हो आप छाती गुहा। क्या कहते हो भैया? छाती गुहा। देखिए ये आपका गला है, गले से जस्ट नीचे यहां से लेकर के और जहां से आपके पेट की शुरुआत होती है उससे ऊपर का साथियों जो भाग है वो आता है साथियों चेस्ट कैविटी में, यानी कि छाती गुहा में। अब छाती गुहा में होता है। अब आपने ये तो सुन रखा होगा साथियों कि छाती गुहा में क्या होती है, चेस्ट कैविटी में क्या होती है। तो आप कहोगे कि भैया पसलियां होती है। कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पसलियों की संख्या कितना होती है? 12 पेयर होती है भैया, 12 जोड़ी होती है। और अगर नंबर की बात करूं तो 24 होती है।
इतनी बात क्लियर है। आपके लंग्स होते हैं, यानी कि आपके फेफड़े होते हैं। दो फेफड़े हैं, एक दायां है और एक बायां है, बात क्लियर है। और साथियों आपका जो हार्ट है वो भी साथियों यहीं पर होता है, बात क्लियर है। एक साथियों सीने की अस्थि होती है, सीने की अस्थि, जिसे आप कहते हो स्टर्नम। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है साथियों, जो हम टाई पहनते हैं साथियों, उस टाई के समान, टाई के समान साथियों इसका आकार होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपका हृदय कहाँ उपस्थित होता है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा साथियों, चेस्ट कैविटी में उपस्थित होता है, यानी कि छाती गुहा में उपस्थित होता है। अब छाती गुहा में कहाँ होता है साथियों, तो देखिए, एक ये रहा आपका फेफड़ा, और एक ये रहा। ये वाला जो फेफड़ा है साथियों, ये है भैया दायां फेफड़ा, और ये वाला जो फेफड़ा है साथियों, ये है भैया बायां फेफड़ा। इतनी बात क्लियर है? दोनों फेफड़ों के बीच में साथियों जो रिक्त स्थान पाया जाता है, ये वाला, इसे कहा जाता है मेडिया स्टेनम। क्या कहा जाता है साथियों? इसे भैया मेडिया स्टेनम कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन साथियों मेडिया स्टेनम भी आ सकता है, यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में होता है आपका हृदय। बिल्कुल बात सही है साथियों, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। होता कहाँ है? तो साथियों ये जो बायां फेफड़ा है, इस बायां फेफड़ा के साथियों यहां पर नीचे की तरफ साथियों एक नोच होती है, नोच कहा जाता है साथियों गड्ढे को। यहां पर आपका क्या होता है साथियों, आपका हार्ट होता है। और हार्ट के लिए साथियों जो शब्द यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है कार्डियक। तो आप कह सकते हो कि भैया कार्डियक नोच में। तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है साथियों ये वाला। लाइट गई हुई है साथियों, 2 मिनट रुकिए भैया, आने दो। देखिए भैया, इसे कहा जाता है कार्डियक नोच, यानी कि आपके बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ साथियों एक गड्ढा होता है, और इस गड्ढे में आपका हृदय उपस्थित होता है। और इस गड्ढे को क्या कहा जाता है साथियों? इस गड्ढे को कहा जाता है कार्डियक नोच, और इसे हिंदी में कहा जाता है हृदय गुहा। तो तीसरे नंबर पर साथियों आपका ऑप्शन ये आ सकता है। पहला ऑप्शन आ सकता है चेस्ट कैविटी में आपका हृदय उपस्थित होता है। दूसरा ऑप्शन आ सकता है मेडिया स्टेनम, दोनों फेफड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे मेडिया स्टेनम कहा जाता है, कि भैया मेडिया स्टेनम में आपका हृदय उपस्थित होता है। और तीसरा ऑप्शन आ सकता है साथियों हृदय गुहा, कि भैया हृदय गुहा में साथियों आपका हृदय उपस्थित होता है। तीन ऑप्शन हो गए। ओके, पसलियों की संख्या कितनी होती है साथियों? संख्या 24 होती है। याद रखना, जो पसलियां होती है साथियों वो जोड़े में उपस्थित होती है। आपने सुना होगा साथियों 12 जोड़ी होती है, कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने साथियों बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो दूसरे नंबर का जो पेयर है उससे लेकर के साथियों छठे नंबर का जो पेयर है आपकी पसलियों का, इसके नीचे साथियों, इस पेयर के नीचे आपका हृदय सुरक्षित रहता है साथियों, हृदय सुरक्षित रहता है। तो साथियों चौथा नंबर का ऑप्शन यह हो सकता है कि 2 से लेकर के 6 नंबर की पसलियों के नीचे आपका हृदय उपस्थित होता है। तो मैंने साथियों आपको इसके 4 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन चेस्ट कैविटी, दूसरा मेडियास्टेनम, तीसरा कार्डियक नोच, और चौथा साथियों 2 से लेकर के 6 नंबर तक की पसलियों का जो जोड़ा होता है उसके नीचे साथियों आपका हृदय उपस्थित होता है। एक डायग्राम और बनाता हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथियों कि भैया आपका हृदय कहां उपस्थित होता है।
ये तो आपने सुन रखा होगा साथियों कि आपके हृदय को और आपके फेफड़े को साथियों आपकी जो पसलियां है साथियों वो सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो पसली पिंजरा होता है, यानी कि पसली पिंजरा में कौन कौन होता है? स्टर्नम होता है जिसे आप सीने की अस्थि कहते हो, आपकी पसलियां होती है और रीढ़ की हड्डी होती है। ये तीनों मिलकर के साथियों आपके फेफड़ों को और साथियों आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए तो कहते हैं साथियों कि कभी भैया किसी की छाती में मत दिया करो, क्योंकि पसलियां टूट गई साथियों तो आपका फेफड़ा और आपका हृदय साथियों डैमेज हो सकता है, और अगर भैया ये डैमेज हो गए तो इंसान की मृत्यु फिक्स है। बात क्लियर है? ओके, एक अलग डायग्राम बनाता हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों कि भैया हृदय की लोकेशन कहाँ होती है। ध्यान से समझना, बहुत मजे से आपको समझ में आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए साथियों, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे साथियों कि भैया हमारा हृदय एक्चुअली में कहाँ उपस्थित होता है। ये है साथियों आपके सीने की अस्थि, जिसे आप स्टर्नम कहते हो। स्टर्नम सीने की अस्थि। और साथियों आपके फेफड़े होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि एक ये वाला फेफड़ा हो गया और एक ये वाला फेफड़ा हो गया। ये है साथियों दायां लंग्स यानी कि दायां फेफड़ा, और ये है साथियों आपका बायां फेफड़ा। तो गाइज याद रखना, जो बायां फेफड़ा होता है, इस बायां फेफड़े के नीचे की तरफ साथियों हृदय गुहा होता है, और इसी में ही साथियों आपका हृदय उपस्थित होता है। बात क्लियर है? साथियों जो स्टर्नम होती है, ये स्टर्नम साथियों किससे जुड़ी हुई होती है? पसलियों से जुड़ी हुई होती है। कुछ इस तरीके से साथियों आपके हृदय को और आपके फेफड़ों को साथियों ये पसलियां सुरक्षा प्रदान करते हैं। पीछे की तरफ साथियों ये पसलियां किससे जुड़ी हुई होती है? तो भैया रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। याद रखना साथियों, पसलियों की जो संख्या होती है वो 24 होती है, यानी कि पैर में होती है 12 जोड़ी होती है। मैंने कम बनाई है, आप एडजस्ट कर लेना। तो 2 नंबर की पसली से लेकर के साथियों 6ठे नंबर की पसलियों का जो जोड़ा है, इसके नीचे साथियों आपका हृदय उपस्थित होता है। बात आपको समझ में आ गई? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि आपके हृदय की लोकेशन क्या है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, अब बात करते हैं साथियों हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है। आपका जो हृदय है साथियों, इस हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? आवरण। कोई मुझे बताएगा साथियों कि आपके हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? हृदय के आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या कहा जाता है साथियों? पेरिकार्डियम कहा जाता है भैया। बात क्लियर है? आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक आवरण पाया जाता है, और उस आवरण को कहा जाता है साथियों पेरिकार्डियम। बात क्लियर है? अब ये पेरिकार्डियम भी साथियों 2 परतों से मिलकर के बना होता है। एक होती है साथियों फाइबर्स और एक होती है साथियों सिरोस। फाइबर्स का मतलब होता है रेशेदार। स्पेलिंग में गलती हो सकती है साथियों, क्योंकि इंग्लिश का टीचर नहीं हो भैया, बायोलॉजी का। और दूसरी है साथियों सिरोस। ये जो सिरोस परत होती है साथियों, एक है रेशेदार परत और एक है साथियों सिरोस परत। ये जो सिरोस परत है साथियों, ये भी 2 परतों से मिलकर के बनी होती है, और इसकी जो परत होती है साथियों ये एस्क्यूमस एक टिश्यू होता है साथियों। जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एस्क्यूमस टिश्यू क्या होता है। तो ये जो परत होती है साथियों सिरोस परत, ये भी 2 परतों में जाकर विभाजित होती है आगे जाकर के, और ये जो दोनों परत होती है एस्क्यूमस टिश्यू की बनी हुई होती है। एक ये वाली परत और एक ये वाली परत, दोनों ही। इतनी बात क्लियर है? देखिए ये है भैया आपका हृदय।
आप सभी को पता होगा साथियों, हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। इस हृदय के साथियों चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। मान लीजिए ये चारों ओर क्या है, एक आवरण है। तो सबसे पहले साथियों जो परत पाई जाती है वो पाई जाती है फाइबर्स की, यानी कि रेशेदार परत पाई जाती है कुछ इस तरीके से। बहुत सारी हृदय के चारों ओर एक परत पाई जाती है कुछ इस तरीके से। ये है साथियों रेशेदार परत। ये क्या है, रेशेदार परत है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ साथियों स्क्यूमस टिश्यू की एक परत होती है, यानी कि सिरोस परत होती है। अब ये सिरोस परत होती है साथियों दो परतों से मिलकर के बनी होती है, और दोनों परत ही साथियों स्क्यूमस टिश्यू की बनी हुई होती है। तो कुछ इस तरीके से साथियों स्क्यूमस टिश्यू की एक परत होती है। एक तो यहां पे होती है साथियों बिल्कुल इस रेशेदार फाइबर्स परत के पास में स्क्यूमस टिश्यू की परत, और एक होती है साथियों आपके हृदय के जस्ट ऊपर। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साथियों अभी बताऊंगा मैं आपको। कुछ इस तरीके से साथियों आपके हृदय के जस्ट ऊपर एक परत पाई जाती है स्क्यूमस टिश्यू की। अब ये दोनों स्क्यूमस टिश्यू की जो परत है साथियों इनके बीच में साथियों एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव का नाम आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। द्रव का नाम है साथियों पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी कि पेरिकार्डियल तरल पदार्थ। पेरिकार्डियल तरल पदार्थ। बोलो भैया। तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहा जाता है, तो भैया पेरिकार्डियम कहा जाता है। और साथियों जो स्क्यूमस टिश्यू है, जो सिरोस परत है साथियों दो परतों से मिलकर के बनी होती है, दोनों परत ही साथियों स्क्यूमस टिश्यू की बनी हुई होती है। इन परतों के बीच में साथियों कौन सा द्रव भरा रहता है, तो याद रखना पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि पेरिकार्डियल तरल पदार्थ भरा रहता है। ये दोनों क्वेश्चन है साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलो आवरण समझ में आया, कौन सा द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। लोकेशन समझ में आ गई होगी, आवरण समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए आपके हृदय के ऊपर साथियों एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। अब साथियों जो पेरिकार्डियम होता है ये दो परतों से मिलकर के बना होता है। एक होती है साथियों फाइबर्स यानी कि रेशेदार परत, और दूसरी होती है साथियों सिरोस परत। जो फाइबर्स परत होती है साथियों ये बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, यहाँ पे किनारों पे। सिरोस परत है साथियों ये दो परतों से मिलकर के बनी होती है, दोनों परत ही साथियों स्क्यूमस टिश्यू के बने होती है। स्क्यूमस टिश्यू साथियों एक तो यहाँ पे लगा होता है रेशेदार परत के पास में, और एक बिल्कुल हृदय के दीवार पर लगा हुआ होता है। इन दोनों परतों के बीच में साथियों एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। और देखिए अब मजा आएगा साथियों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मजा ना आए तब कहना साथियों। जो जो चीज लिखवा रहा हूं आपके काम की है। पहली बात यह लिखना साथियों कि आपके हृदय का आकार कैसा होता है। तो आकार होता है साथियों बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान होता है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। बंद मुट्ठी के समान साथियों आपके हृदय का आकार होता है। आप क्या करते हो कि भैया हमारे हृदय का आकार तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता साथियों, ऐसा होता है। और जब आप लव लेटर लिखते हो तो भैया आप कुछ इस तरीके से तीर का निशान भी लगाते हो। ना भैया जी ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अब जब कभी भी आप लव लेटर लिखो तो कुछ इस तरीके का हृदय बनाना है। बात क्लियर? ओके।
तो आपके हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। आपने ये भी सुन रखा होगा साथियों कि आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। आप कक्ष कह दो या फिर साथियों कक्षक कह दो, होते हैं भैया। लेकिन कौन बनाता है? एक मांसपेशी होती है साथियों, जिसे कहते हो आप सेप्टम। ये जो सेप्टम मांसपेशी है साथियों, ये सेप्टम मांसपेशी साथियों आपके हृदय को 4 चैम्बरों में डिवाइड करती है। एक ये गई और एक साथियों ये गई। तो अब 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो सेप्टम है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो भैया 4 चैम्बर होते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके हृदय का आकार कैसा होता है? तो गाइज आपके हृदय का आकार होता है भैया बंद मुट्ठी के समान। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए, ये वाला जो चैम्बर है साथियों, ये वाला, इसका नाम है साथियों, हिंदी में तो कहा जाता है साथियों दायां आलिंद। क्या कहा जाता है साथियों? दायां आलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दायां आलिंद। अब इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो राइट ओरिकल। राइट ओरिकल कह दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो राइट एट्रियम। बात क्लियर है? ठीक उसी तरीके से साथियों ये वाला जो चैम्बर है, इसे कहा जाता है साथियों बायां आलिंद। क्या कहा जाता है साथियों? बायां आलिंद कहा जाता है। और इसका नाम है साथियों इंग्लिश में लेफ्ट ओरिकल, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट एट्रियम। इतनी बात क्लियर है? ओके। दायां आलिंद, बायां आलिंद, इस कक्षक का नाम क्या है साथियों? बायां आलिंद, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम। इस वाले कक्षक का नाम क्या है साथियों? दायां आलिंद, राइट ओरिकल, राइट एट्रियम। अब इस वाले कक्षक का नाम सुनिए साथियों, इस वाले कक्षक का नाम है भैया राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। अब इस वाले चैम्बर का नाम सुनिए साथियों, इस वाले चैम्बर का नाम है भैया लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। बोलो साथियों, ये नाम याद हुए या नहीं हुए? मैंने कहा आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर बनाने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? सेप्टम है, जो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। इस वाले चैम्बर का नाम क्या है साथियों? दायां आलिंद है। राइट ओरिकल या राइट एट्रियम भी कह सकते हो साथियों आप, इसे शॉर्ट फॉर्म में RAB कहते हैं। क्या कहते हैं? RA। इस वाले चैम्बर का नाम बायां आलिंद, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम, इसे आप LAB कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। बात क्लियर है? इस वाले चैम्बर का नाम राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, इसे आप साथियों RVB कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, राइट वेंट्रिकल। और इसे साथियों आप इस वाले को LVB कह सकते हो, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब डायग्राम मिटाता हूं और बातें समझते हैं। चैम्बरों के नाम याद हो गए। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से वाल्व लगे होते हैं और कहां पर लगे होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। देखिए भैया, ये कौन सा है? ये है साथियों राइट
ओरिकल, और ये कौन सा है, लेफ्ट ओरिकल। ये राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है। ये है साथियों राइट वेंट्रिकल, और ये कौन सा है साथियों, लेफ्ट वेंट्रिकल। बात क्लियर है। चैम्बरों के नाम लिखे हैं साथियों, याद नहीं हुए हैं तो क्लास को बैक करके देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं हम कपाट की, वाल्व की, यानी कि दरवाजे की। आपके हृदय में साथियों वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। और वो कहाँ पे लगे होते हैं, ये हम अब सीखने वाले हैं। देखिए, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में, यानी कि राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है। कुछ इस तरीके से 3 छल्ले होते हैं। इन्हें कहा जाता है साथियों ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हिंदी में कहा जाता है त्रिपर्दी कपाट। बात क्लियर है। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है। कुछ इस तरीके से 2 छल्ले होते हैं। इन्हें कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विपर्दी कपाट। माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है साथियों इसी वाल्व को, माइट्रल वाल्व। बात क्लियर है। देखिए, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय में साथियों एक कुछ इस तरीके से एक वाल्व लगा होता है। इसे कहा जाता है साथियों सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। और साथियों बायां निलय में लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व लगा होता है जिसे कहा जाता है एओर्टिक वाल्व। हिंदी में कहा जाता है साथियों आयोटा का कपाट, या आयोटा का वाल्व भी आप लिख सकते हो। बोलो, अगर आपको वाल्व वाला ये कहानी समझ में नहीं आई है साथियों, तो मैंने एक क्लास बना रखी है। लास्ट क्लास मैंने साथियों इसी के बारे में डिस्कस किए थे, हृदय के दरवाजों के बारे में, यानी कि हृदय के कपाट के बारे में। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, दायां अलिंद और दायां निलय हैं, इन दोनों के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि त्रिपर्दी कपाट। मैं कह रहा था राइट ओरिकल और साथियों राइट वेंट्रिकल के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है, और उस वाल्व का नाम क्या है भैया, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिपर्दी कपाट। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, इस तरफ देखिए, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हो आप बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विपर्दी कपाट। इसे साथियों माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। याद रखना साथियों, 2 छल्ले हैं, बाई शब्द यूज में ले रहे हैं, और इधर 3 छल्ले हैं साथियों, तो ट्राई शब्द यूज में ले रहे हैं। ये तो है साथियों त्रिपर्दी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये है साथियों बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विपर्दी कपाट। बात क्लियर है। देखिए साथियों, जो राइट वेंट्रिकल है यानी कि दायां निलय है, इसमें साथियों एक वाल्व लगा होता है कुछ इस तरीके से, आधे चंद्रमा के समान, यानी कि अर्ध चंद्रमा के समान। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व, और हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। बात क्लियर है। ओके, इस तरफ बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, यानी कि बायां निलय की तरफ। बायां निलय में साथियों एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व साथियों सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसे आप आयोटा कहते हो, उस आयोटा से जुड़ा हुआ होता है, और इसका नाम है एओर्टिक वाल्व, जिसे आप आयोटा का वाल्व भी कहते हो साथियों। तो बोलो भैया, कपाट समझ में आए या नहीं आए? बोलो, चैम्बरों के नाम आपको याद हो गए, वाल्व के नाम आपको याद हो गए। अब मुझे ये बताओ साथियों कि भैया
कौन कौन से चैम्बर में तो शुद्ध रक्त बहता है और कौन कौन से चैम्बर में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये भी नहीं पता होगा साथियों कि शुद्ध रक्त तो क्या है और अशुद्ध रक्त क्या है। तो आइए इनके बारे में समझते हैं नए डायग्राम की सहायता से। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों टाइम टू टाइम पहुंच सके। चले भैया आगे। ओके, देखिए साथियों, अब हम बात करने वाले हैं। देखिए हमारे शरीर में साथियों दो तरह का ब्लड पाया जाता है। एक होता है साथियों शुद्ध ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, और एक होता है साथियों अशुद्ध रक्त। अब इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि भैया अशुद्ध रक्त का मतलब ये है कि भैया खराब ब्लड, खराब नहीं होता साथियों। समझिए, शुद्ध रक्त साथियों ऐसा रक्त होता है जिसमें भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और साथियों अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है उस ब्लड को कहा जाता है साथियों शुद्ध रक्त। और ऐसा ब्लड साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है उसे कहा जाता है भैया अशुद्ध रक्त। उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, अब देखिए भैया, अब हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है, यानी कि प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। अब समझिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों कि हृदय के किन चैम्बरों में भैया प्योर ब्लड पाया जाता है और हृदय के किन चैम्बरों में इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। तो डायग्राम बनाते हैं और उसकी सहायता से समझते हैं। यह है साथियों आपका हृदय, 4 चैम्बर में विभाजित होता है। जो सेप्टम मांसपेशी होती है साथियों यह आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। यह है साथियों राइट ओरिकल और यह है भैया राइट वेंट्रिकल। यह है साथियों लेफ्ट ओरिकल और यह है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना साथियों, जो राइट ओरिकल होता है, जो दायां आलिंद होता है, इसमें भैया ऐसा ब्लड होता है जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम, यानी कि भैया अशुद्ध रक्त होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया दायां आलिंद में किस प्रकार का ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है। तो याद रखना साथियों प्योर ब्लड होता है, सॉरी इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो साथियों इसमें भी अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और भैया ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो अब आपको समझ में आ गया, राइट ओरिकल साथियों और राइट वेंट्रिकल में भैया अशुद्ध रक्त होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, और देखिए साथियों जो लेफ्ट ओरिकल है इसमें साथियों शुद्ध रक्त होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, शुद्ध रक्त होता है। और साथियों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें भी साथियों शुद्ध रक्त होता है। ये सभी चीजें साथियों जब हम हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे साथियों तो उसमें काम आने वाली है, बहुत काम की चीज है साथियों, इसलिए पढ़ा रहा हूं। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। अब आशा करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपने क्या सीखी साथियों इस डायग्राम से कि साथियों हृदय का जो दायां वाला भाग है साथियों उसमें तो अशुद्ध रक्त बहता है और जो बायां वाला भाग है साथियों उसमें भैया शुद्ध रक्त बहता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया, समझ में आया कुछ? ओके, अब आगे चलते हैं। अब साथियों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले साथियों हमने चैम्बरों के नाम पढ़े, फिर उसके बाद में हमने वाल्व के बारे में जाना। अब हमने ये जाना साथियों कि हृदय के किस चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड बहता है।
अब साथियों मैं आपको और बताता हूं। और देखिए गाइज, सबसे बड़ा जो सिरा होता है, पहली बात तो यह है साथियों कि ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिकाएं हैं, उनके बारे में साथियों में एक क्लास बना चुका। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था साथियों कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, केशिका क्या होती है, यानी कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, इन सभी के बारे में साथियों हम डिस्कस कर चुके। बात क्लियर है। और देखिए गाइस, जो सबसे बड़ा सिरा है, सबसे बड़ा जो सिरा है साथियों, वो है भैया वेना कोवा। कौन सा है? वेना कोवा। गाइस ये वेना कोवा है, सॉरी, ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है साथियों सुपीरियर वेना कोवा, और एक होता है साथियों इंफीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा साथियों, आपका जो दायां आलिंद है, आपका जो दायां आलिंद है, वहां पहली बात तो यह है साथियों कि जो वेना कोवा होता है, ये भैया दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखना साथियों, सुपीरियर वेना कोवा जो होता है वो दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, यहाँ पे ऊपर की ओर। और जो इंफीरियर वेना कोवा है साथियों, ये दायां आलिंद में नीचे की ओर लगा हुआ होता है। बात क्लियर है। अब ऊपर की ओर लगा है साथियों, तो देखिए आपका जो चेस्ट है, आपका जो सीना है साथियों, इस सीने से ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं साथियों, उन ऑर्गन्स के पास से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है भैया कौन? सुपीरियर वेना कोवा। और किसके पास लाकर छोड़ता है? दायां आलिंद के पास लाकर छोड़ता है। और सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है साथियों, चेस्ट यानी कि सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं साथियों, उन ऑर्गन्स के पास से साथियों अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। अशुद्ध रक्त लेकर आता है। और साथियों कहां पर लेकर आता है भैया? दायां आलिंद के पास लेकर आता है। बोलो, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक बार और सुनिए। सबसे बड़ा सिरा यानी कि सबसे बड़ा जो वेन होता है साथियों, वो होता है भैया वेना कोवा। ये दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है। और साथियों ये जो वेना कोवा होता है, ये अशुद्ध रक्त लेकर आता है हमारे शरीर के अंगों से। सीने के ऊपर के जो ऑर्गन है उनसे तो साथियों ये सुपीरियर वेना कोवा लेकर आता है अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक। और सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से साथियों इंफीरियर वेना कोवा लेकर आता है भैया अशुद्ध रक्त को। किसके पास? दायां आलिंद के पास। सुपीरियर वेना कोवा होता है, यह दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगा हुआ होता है। डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए इसलिए साथियों में बेसिक तरीके से बता रहा हूं। और जो इंफीरियर वेना कोवा होता है साथियों, ये दायां आलिंद में नीचे की ओर लगा हुआ होता है। और ये भैया अशुद्ध रक्त लेकर आता है। ये मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। कौन सा रक्त लेकर आता है? अशुद्ध रक्त लेकर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई साथियों? सबसे बड़ा सिरा है वेना कोवा, दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है, आपके शरीर के ऑर्गन से साथियों अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। यह भी दो प्रकार का होता है, वेना कोवा भी, सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा होता है, ये आपकी छाती के ऊपर के जो अंग है उनके पास से अशुद्ध रक्त लेकर आता है दायां आलिंद तक। जो इंफीरियर वेना कोवा है साथियों, ये आपकी सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है साथियों उनके पास से अशुद्ध रक्त लेकर आता है भैया दायां आलिंद के पास। बात क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं। और देखिए सबसे बड़ा सिरा याद हुआ, ध्यान से समझना साथियों, बहुत अच्छी क्लास है। अब सबसे बड़ी धमनी की बात करता हूं।
तो साथियों सबसे बड़ी जो धमनी है वो है भैया आयोटा। और ये आयोटा क्या करती है साथियों, जो आपका बायां निलय है, याद रखना साथियों, जो बायां निलय है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से साथियों आपके शरीर के अंगों तक साथियों शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। कौन? ये भैया सबसे बड़ी धमनी। जो बायां निलय होता है साथियों, ये हृदय का ऐसा चैम्बर है साथियों जो सबसे मजबूत भी है और सबसे बड़ा भी है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है साथियों वो आयोटा होती है। ये आयोटा धमनी क्या करती है साथियों, आपके हृदय का जो चैम्बर है बायां निलय, इस बायां निलय से साथियों शुद्ध रक्त लेकर जाती है आपके शरीर के अंगों तक। बात क्लियर है? और जो बायां निलय वाला जो चैम्बर है साथियों, ये भैया मजबूत होता है और सबसे बड़ा भी है। दूसरी चीज कंप्लीट हुई। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। तीसरी चीज समझिए साथियों। अब बात करते हैं साथियों पल्मोनरी आर्टरी की, यानी कि फेफड़ों की धमनी की। साथियों जब मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाया था, यानी कि रुधिर वाहिका पढ़ाई थी, तो आप सभी को पता है कि रुधिर वाहिका 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी होती है साथियों उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन भैया ये अपवाद है फेफड़ों की धमनी, इसमें भैया अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त कहां से लेकर के कहां तक बहता है साथियों, तो याद रखना जो दायां निलय है, इस दायां निलय से ये जो फेफड़ों की धमनी होती है, दायां निलय से फेफड़ों की धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है, फेफड़ों तक लेकर जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों तो उसमें आपकी गलती है। मैंने ब्लड वेसल्स वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, जाओ जाके देखो। मैंने वहां पे बताया था कि जो धमनी होती है साथियों उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यह अपवाद है साथियों फेफड़ों की धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और साथियों ये जुड़ी हुई होती है भैया दायां निलय से। जो आपके पल्मोनरी आर्टरी है साथियों जुड़ी हुई होती है भैया दायां निलय से। ये क्या करती है, दायां निलय से अशुद्ध रक्त को उठाती है और साथियों ये अशुद्ध रक्त को कहां तक पहुंचाती है भैया, आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। डायग्राम की सहायता से भी समझाऊंगा, पहले इतना पढ़ लीजिए कि दायां निलय से फेफड़ों की धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं साथियों पल्मोनरी वेन की, यानी कि फेफड़ों का सिरा, फेफड़ों का सिरा। मैंने आपको बताया था साथियों जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन भैया ये अपवाद है फेफड़ों का सिरा, इसमें साथियों शुद्ध रक्त बहता है और ये कहां पे जुड़ा हुआ होता है, तो याद रखना साथियों जो फेफड़ों का सिरा होता है ये हमारे फेफड़ों से फेफड़ों का सिरा शुद्ध रक्त को, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, शुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है साथियों, बायां आलिंद तक लेकर जाता है, आलिंद तक लेकर जाता है। अगर आपने ये चारों चीज समझ ली साथियों, एक तो फेफड़ों की धमनी, एक फेफड़ों का सिरा, एक सबसे बड़ी धमनी और एक सबसे बड़ा सिरा, तो समझ लीजिए साथियों आपके हृदय की जो कार्य प्रणाली है साथियों वो आपके हाथों में है। समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा था कि फेफड़ों का सिरा है साथियों,
इसमें शुद्ध रक्त बहता है, फेफड़ों से फेफड़ों का सिरा शुद्ध रक्त को बायां आलिंद तक लेकर जाता है। डायग्राम की सहायता से समझाने वाला हूं। अब जो बातें मैंने आपको बोर्ड पे लिखाई है वो सारी बातें ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आप डायग्राम की सहायता से समझ सके। साथियों रामबाण साबित होगी अब मेरी ये लास्ट की 15 मिनट। अगर इन 15 मिनटों को आप अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो समझ लेना भैया पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तक साथियों जो मैंने आपको बात बताई है वो सभी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर ही साथियों आगे की 15 मिनट आपको समझ में आएगी। ये मेरी और कंडीशन है। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो इन बातों को साथियों रट लेना, तब जाकर आगे की क्लास देखना। नहीं तो भैया मुझे गाली दोगे और कहोगे कि भैया आपने जो पढ़ाया हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं है। मैं साथियों इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले साथियों मैं अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं 4 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने साथियों ब्लड प्रेशर पढ़ाया है, ब्लड वेसल्स पढ़ाया है, हृदय का स्ट्रोक आयतन पढ़ाया और हृदय के कपाट पढ़ाए हैं। इतना पढ़ाने के बाद में साथियों जब जाकर के मैं आपको हृदय की कार्य प्रणाली समझा रहा हूं, और साथियों हृदय की कार्य प्रणाली समझाने के बाद में साथियों जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा तो सोच लीजिए साथियों किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले अगर मैं 6 क्लास ले रहा हूं तो साथियों वो चैप्टर कितना महत्वपूर्ण होगा। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं ये चाहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए साथियों समझते हैं। अब डायग्राम बनाऊंगा और साथियों जो मैंने आपको बातें बताई है उन सभी बातों को साथियों मैं अब आपको शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूं। शॉर्ट में नहीं साथियों, लेकिन शॉर्ट में लिखने वाला हूं। चले भैया आगे, ओके चलते हैं। देखिए भैया एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम की सहायता से साथियों हम हृदय की कार्य प्रणाली समझेंगे। अब मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं हृदय का आकार कैसा होता है साथियों, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो गाइज हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। अब लिखूंगा नहीं साथियों क्योंकि मैं आपको पहले लिखवा चुका। हृदय का आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। बात क्लियर है? कुछ इस तरीके से जो बंद मुट्ठी होती है उसके समान साथियों आपके हृदय का आकार होता है। आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं साथियों। और आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभक्त करने वाली जो मांसपेशी है साथियों, उस मांसपेशी का नाम क्या है, सेप्टम। बात क्लियर है? ये कौन सा चैम्बर है साथियों, ये है भैया राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद। और इस वाले चैम्बर का नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निले। इस वाले चैम्बर का नाम क्या है, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद। और इस वाले चैम्बर का नाम क्या है साथियों, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि भैया बायां निले। इतनी बात क्लियर है? दायां आलिंद और दायां निले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को क्या कहा जाता है साथियों, इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। बायां आलिंद और बायां निले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है और इस वाल्व को कहा जाता है साथियों बाइकस्पिड वाल्व। बता चुका इन सब के बारे में साथियों, दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी बता रहा हूं लेकिन हिंदी में नहीं लिख रहा। साथियों जो दायां निले है इसमें साथियों एक वाल्व लगा होता है अर्ध चंद्रमा के समान, इसे कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। और साथियों आपका जो बायां निले है इसमें एक वाल्व लगा होता है जिसे कहा जाता है एओर्टिक वाल्व, आयोटा का कपाट या आयोटा का वाल्व। इतनी चीजें आपको समझ में आई? ओके अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था साथियों कि सबसे बड़ा सिरा कौन सा है। तो आप कहोगे भैया कि सबसे बड़ा सिरा दिख रहा है आपको, ओके यहाँ पे सबसे बड़ा सिरा है साथियों वेना कोवा। ये वेना कोवा साथियों किससे जुड़ा हुआ होता है, तो आप कहोगे भैया कि दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था
और दायां आलिंद में साथियों किस तरह का ब्लड पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था साथियों कि दाएं तरफ साथियों अशुद्ध रक्त होता है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। और बाएं तरफ बात करूं साथियों तो भैया ऐसा रक्त पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, यानी कि शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो वेना कोवा साथियों किससे जुड़ा हुआ होता है, आपके दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है, राइट ऑरिकल से जुड़ा हुआ होता है। साथियों ये वेना कोवा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साथियों सुपीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा, और एक होता है साथियों इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा। हाँ देखिए भैया जो सुपीरियर वेना कोवा होता है साथियों ये दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, ये देखो ऊपर की ओर लगा दिया। और जो इंफीरियर वेना कोवा होता है साथियों ये दायां आलिंद में नीचे की ओर लगा हुआ होता है, ये लगा दिया। ये दोनों ही साथियों अशुद्ध रक्त लेकर आते हैं किसके पास साथियों, आपके दायां आलिंद के पास। ऐसा ब्लड जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। सुपीरियर वेना कोवा ऊपर की ओर लगा हुआ होता है और जो इंफीरियर वेना कोवा है साथियों ये भैया नीचे की ओर लगा हुआ होता है। तो ऊपर की ओर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब यह है कि सीने से ऊपर के जो अंग है साथियों जिनके पास अशुद्ध रक्त है, उस अशुद्ध रक्त को साथियों कौन लेकर आता है, सुपीरियर वेना कोवा। और साथियों सीने से नीचे के जितने भी अंग है उनके पास से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है साथियों, इंफीरियर वेना कोवा लेकर आता है। बात क्लियर है? ओके भैया। अब अशुद्ध रक्त कहां पर पहुंच गया साथियों, इस दायां आलिंद के पास पहुंच गया, राइट ऑरिकल के पास पहुंच गया। अब होगा क्या साथियों, जब ये दायां आलिंद ब्लड से भर जाएगा साथियों तो ये कपाट खुलेंगे। इस कपाट का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये खुलेंगे साथियों और भैया इसमें उपस्थित जो ब्लड है भैया वो कहां पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साथियों दायां निले में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आ गया। ओके भैया। अब साथियों होता क्या है, राइट वेंट्रिकल में एक कपाट होता है सेमीलुनार वाल्व, और इस वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों, इससे जुड़ा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फेफड़ों की धमनी। ये फेफड़ों की धमनी साथियों जुड़ी हुई होती है। और भैया मैंने आपको यह भी बताया था कि फेफड़ों की जो धमनी है साथियों ये अशुद्ध रक्त को दायां निले से कहां लेकर जाती है, आपके फेफड़ों तक लेकर जाती है। तो साथियों ये रहा आपका लंग्स, ऐसे ही बना देता हूं। अभी तो अपन को क्या करना है, ये मैंने आपके फेफड़े बना दिए। अब अशुद्ध रक्त साथियों आपके फेफड़ों तक आ चुका है। अब देखिए फेफड़े क्या करते हैं साथियों, फेफड़े साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ब्लड का शुद्धिकरण करना, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की कम मात्रा हो, वो तो होता है साथियों अशुद्ध रक्त। और साथियों ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, वो होता है साथियों शुद्ध रक्त। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है साथियों तो अशुद्ध होगा, और साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है साथियों तो शुद्ध होगा। मैं लिख देता हूं, अशुद्ध रक्त कौन सा होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होगी। और शुद्ध रक्त कैसा होगा साथियों, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होगी। इतनी बात क्लियर है? तो फेफड़े क्या करते हैं साथियों, आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें साथियों जो एल्वियोली वायु कुपिका होती है उसमें विसरण का नियम चलता है, यानी कि उच्च दाब वाला अणु हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा। चलो छोड़ो, वो आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखना साथियों, लंग्स क्या करता है, जो ब्लड अशुद्ध ब्लड आया है उसमें से साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को तो भगा देता है, बस इतना याद करो, और ऑक्सीजन गैस को साथियों अंदर डाल देता है। इतना काम करता है साथियों आपका फेफड़ा।
और आप सभी को पता है अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है। अगर अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बाहर निकल गई और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आ गई साथियों अगर ब्लड में, तो भैया वो ब्लड हो जाएगा शुद्ध रक्त। तो आपके फेफड़ों ने क्या किया, ब्लड को शुद्ध कर दिया साथियों, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो वो होता है साथियों शुद्ध रक्त। क्योंकि फेफड़ा क्या कर रहा था, इस अशुद्ध रक्त से साथियों, इस अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा रहा था और साथियों ऑक्सीजन को अंदर डाल रहा था। तो भैया अब फेफड़ों ने क्या कर दिया, हमारे ब्लड को शुद्ध कर दिया। अब साथियों इस फेफड़ों से एक जुड़ा हुआ होता है साथियों कौन, फेफड़ों का सिरा। ये फेफड़ों का सिरा साथियों इस शुद्ध रक्त को, क्योंकि अब मैंने बताया था साथियों फेफड़ों का सिरा, फेफड़ों के सिरे के बारे में बताया था, नहीं बताया था, उसका नाम है साथियों पल्मोनरी वेन। ये होता है फेफड़ों का सिरा। और मैंने आपको ये भी बताया था साथियों कि फेफड़ों का सिरा होता है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर के साथियों कहां लेकर के जाता है भैया, लेफ्ट ओरिकल में लेकर के जाता है, यानी कि बायां आलिंद में लेकर जाता है। तो अब साथियों ये जो शुद्ध रक्त है ये भैया कहां पे पहुंच गया, इसमें पहुंच गया लेफ्ट ओरिकल में, यानी कि बायां आलिंद में पहुंच गया। इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, यानी कि भैया इसमें है शुद्ध रक्त। और इसमें कौन सा था साथियों, इसमें भैया अशुद्ध रक्त था। इसमें भी अशुद्ध रक्त था क्योंकि दाएं तरफ अशुद्ध रक्त होता है और बाएं तरफ साथियों शुद्ध रक्त होता है। अब भैया ब्लड कहां पर पहुंच गया, आपके बायां आलिंद के पास पहुंच गया। बायां आलिंद और बायां निले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व की सहायता से साथियों बायां आलिंद से बायां निले में साथियों ब्लड आएगा। जब ये पूर्ण रूप से भर जाएगा तब जाकर के ये वाला जो है साथियों, ये वाला चैम्बर है बायां निले, जिसे आप लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हो, ये सबसे मजबूत और साथियों सबसे बड़ा चैम्बर है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय का कौन सा चैम्बर सबसे मजबूत है और सबसे बड़ा है। अब शुद्ध रक्त है साथियों इसमें, क्योंकि इसमें से इसमें आया साथियों तो शुद्धि तो होगा। किस वालों की सहायता से आया, तो बाइकस्पिड वालों की सहायता से आया। बात क्लियर है भैया, ओके। बाइकस्पिड वालों की सहायता से इसमें आ गया शुद्ध रक्त। अब यहां से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों, इस आयोटा के वालों से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों, सबसे बड़ी धमनी जुड़ी हुई होती है साथियों, जिसे आप कहते हो आयोटा। जिसे क्या कहते हो आप, आयोटा कहते हो। दिख नहीं रहा, यहां पे लिख देता हूं, ये है साथियों आयोटा और ये है सबसे बड़ी धमनी। मैंने आपको लिखाया था साथियों कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है, जो आयोटा होती है, ये क्या करती है, बायां निले से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। बात क्लियर है भैया। तो ये है आपका हृदय की कार्य प्रणाली। कुछ इस तरीके से साथियों आपका हृदय कार्य करता है। बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिवीजन करते हैं साथियों। एक एक चीज के बारे में लिखा चुका साथियों और आपको समझा भी चुका। एक बात और बता दो साथियों, जो हार्ट साइकिल है, जो हृदय चक्र है, इसके बारे में साथियों विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक था साथियों, उसने सबसे पहले बताया था। बात क्लियर है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है साथियों, आपके ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप क्या होता है, क्या होता है ब्लड को पंप करना, आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक पहुंचाना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भैया आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आया जाता है, फिर हृदय से साथियों इस अशुद्ध रक्त को अपने फेफड़ों तक लेकर आया जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, इस ब्लड को साथियों शुद्ध कर देते हैं, फिर वापस फेफड़ों से साथियों शुद्ध रक्त को आपके हृदय तक लेकर जाया जाता है और फिर बाद में साथियों आपके फेफड़ों से इस शुद्ध रक्त को वापस आपके शरीर के अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। यही क्या है साथियों, ब्लड को पंप करना होता है। यही है साथियों ब्लड को पंप करना, यही है हृदय का मुख्य कार्य। समझ में आ गया। एक बार और रिवीजन करवाऊं, ओके भैया एक बार और देख लीजिए। मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो सिरा होता है साथियों, सबसे बड़ा जो सिरा होता है साथियों वो होता है वेना कोआ। दो प्रकार का होता है, सुपीरियर वेना कोआ, इंफीरियर वेना कोआ। याद रखना साथियों, जो वेना कोआ होता है ये दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि राइट ओरिकल से जुड़ा हुआ होता है। बात क्लियर है।
हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है वेना कवा। सीने से ऊपर के जो ऑर्गन है उनके पास से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के आता है? सुपीरियर वेना कवा। और सीने के नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के आता है? इंफीरियर वेना कवा। दायां आलिंद में ऊपर की ओर सुपीरियर वेना कवा लगा होता है और नीचे की ओर इंफीरियर वेना कवा लगा होता है। ये अशुद्ध रक्त साथियों कहां पर पहुंच गया? दायां आलिंद में पहुंच गया। दायां आलिंद और दायां निले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इस वाल्व की सहायता से साथियों अशुद्ध रक्त कहां पे आ जाएगा? दायां निले के पास आ जाएगा। दायां निले में साथियों एक वाल्व लगा होता है जिसे सेमिलुनार वाल्व कहते हैं। इस सेमिलुनार वाल्व से साथियों एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, जिसे आप फेफड़ों की धमनी भी कहा जाता है। इस फेफड़ों की धमनी से साथियों ये जो अशुद्ध रक्त है जो कि आपके दायां निले में है साथियों, इस दायां निले से अशुद्ध रक्त को साथियों ये फेफड़ों की जो आर्टरी है, फेफड़ों की जो धमनी है, ये भैया आपके फेफड़ों तक लेकर के जाएगी। अब फेफड़े क्या करते हैं साथियों? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो ब्लड है साथियों उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देते हैं। मैंने भी आपको यही बताया था साथियों कि अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है, और भैया शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। फेफड़ों के पास ब्लड आ गया, फेफड़ों ने क्या किया साथियों? ब्लड को शुद्ध कर दिया। अब फेफड़ों से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों? पल्मोनरी वेन, यानी कि फेफड़ों का सिरा जुड़ा हुआ होता है। ये फेफड़ों का सिरा जो होता है साथियों ये भैया शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है किसके पास? तो भैया आपके जो बायां आलिंद है साथियों इसके पास लेकर के जाता है। ओके भैया, तो फेफड़ों से भैया पल्मोनरी वेन की सहायता से साथियों जो शुद्ध रक्त है भैया वो कहां पे पहुंच गया? आपके बायां आलिंद के पास पहुंच गया। बायां आलिंद और बायां निले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। तो भैया अब ये जो शुद्ध रक्त है ये बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से साथियों किसके पास आ जाएगा? बायां निले के पास आ जाएगा। बायां निले में साथियों एक वाल्व लगा होता है जिसे आयोटा का वाल्व कहा जाता है। उस वाल्व को क्या कहा जाता है? आयोटा का वाल्व। और इस आयोटा के वाल्व से साथियों सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसे आप क्या कहते हो? आयोटा, ये जुड़ी हुई होती है। याद रखना जो बायां निले होता है साथियों ये सबसे बड़ा चैम्बर है साथियों आपके हृदय का, और सबसे मजबूत भी। ये शुद्ध रक्त को साथियों ये आयोटा है साथियों ये बायां निले से आपके शरीर के अंगों तक लेकर के जाती है। तो ये होता है साथियों आपके हृदय का कार्य, आपकी हृदय की कार्य प्रणाली। और लास्ट एंड फाइनल में इतना बता देता हूं साथियों कि हार्ट साइकिल के बारे में किसने बताया था साथियों? विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था साथियों। तो यह आपके हृदय की कार्य प्रणाली पूरी हो चुकी है साथियों। आशा करता हूं कल से साथियों नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले साथियों इस चैप्टर की मैंने लगभग 6 क्लासें आपको करा दी है। तो आशा करता हूं बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा। जो मुख्य मुख्य बात थी साथियों वो सभी बातें मैंने इन 6 क्लासों में बता दी। अब हम बहुत डिटेल में लगभग साथियों धीरे धीरे 7 से 8 क्लास में साथियों इस चैप्टर को समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।